हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेणु शर्मा। वेलकम टू द स्टडी विद ट्रिक्स। आज के सेशन में हम करेंगे जो आपको 2 तारीख को बीएड का सेकंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, अधिगम के लिए आकलन, उसके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसकी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यूनिट 1 से, वो हम आज के सेशन में करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट गोइंग। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्यों है ये इसका अभिन्न अंग? तो ऑप्शन ए देखते हैं, आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि करते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर है, ए वाला। फिर नेक्स्ट आते हैं, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो होती है संचित। सिर्फ हम आकलन करते तो छोटे में करेंगे ना, इतना बड़े में कैसे करेंगे? आकलन के प्रकार हैं। आकलन के कितने प्रकार हैं? ये फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ठीक है इसमें। फोर्थ वाला है आकलन की विशेषता। आकलन की विशेषता शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायता, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायता। तो ये सभी आंसर ठीक है। आकलन का क्षेत्र, आकलन का क्षेत्र कैसा है? इसमें भी सारे ऑप्शन ठीक है। शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए उपयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा दी है, वो किसने दी है? वो दी है प्रो एस के दुबे ने। क्या दिया उन्होंने? कि निर्धारणों का जो आकलन है उन सभी नीतियों, सिद्धांतों, विधियों, समीक्षा। राइट, देखो जो नीति, सिद्धांत और विधियों की बात करते हैं वो लोग कैसे होते हैं? वो थोड़े दबे दबे से रहते हैं। आप ऐसे याद करना, बहुत पिछड़े हुए से रहते हैं, दबे दबे रहते हैं। तो प्रोफेसर एस के दुबे, इस तरीके से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है, क्या होता है? प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन। क्वेश्चन नंबर 8, आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया है। किसने किया? श्रीमती आर के शर्मा ने। क्या बोला है इन्होंने? आर के शर्मा, कैसे याद रखोगे? कि आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन के अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है, सारे पक्षों का निर्धारण करता है। ओके, प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न करना, मतलब सारे पक्षों को देखना, प्रत्येक व्यवस्था को देखना। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा तो कोई श्रीमती जी ही कर सकती है, राइट, जो सारी चीजों को मैनेज कर पाए। इसलिए श्रीमती आर के शर्मा याद रखना। बाय द वे, आई एम ऑल्सो रेणु शर्मा। ओके, तो आकलन का पैमाना है। आकलन का पैमाना क्या है? नियमित मापन, क्रमिक मापन और अंतराल में मापन। ठीक है, तीनों तरीके से मापा जाता है। आकलन की विशेषता है। आकलन की विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, वैलिड, राइट, वैधता होनी चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए। 11th वाला, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का अध्ययन है, सिवाय सिवाय किसके? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। हाँ, तो इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को नहीं देखते, विद्यार्थियों की त्रुटियां क्या हैं और अधिगम शैलियां और विद्यार्थियों की क्षमताओं को देखा जाता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। किस लिए? कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। एजुकेशन सिस्टम किसके लिए? स्टूडेंट के लिए ना, तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो वो ये ए वाला है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि इसका स वाला है, आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी करता है। जैसे जो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो आप इजीली हिट कर सकते हो उनसे। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है।
ओके, वह कह रहा है, क्या कह रहा है वो? सीखने के लिए आकलन, राइट, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करो, कि इससे क्या करोगे, आपसे आप कुछ सीखोगे। आकलन क्या है? आकलन, तो ये हम देखते हैं, बच्चों का केवल श्रेणीकरण करने, मतलब नाम देने और उन्हें वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीतियां। ठीक है, बच्चों को श्रेणीकृत करो और उनको अच्छे नाम दो। देखो, अगर आप इस तरीके से चाहते हो कि मैं जस्ट क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर बताऊं फटाफट से, एक मशीन की तरह निकलती चली जाऊं, राइट, तो इससे क्या होगा, आपको भी कुछ खास अच्छा से समझ में नहीं आएगा और याद नहीं होगा। मेरी हैबिट है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। इससे क्या होगा, चाहे आपको पढ़ने में 1 से 1.5 घंटा तो लग सकता है, लेकिन आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो वो इनफ पढ़ लिया, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एक बार में सब कुछ याद हो जाए। ऐसे नहीं कि आपने 10 बार सुन लिया, आप सुनते ही जा रहे हो धड़ 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 धड़, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या। निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो वो है सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? इसका सवाल है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो, सॉरी, ऐसा हो सकता है। ओके, सवाल, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन तो संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है, किस विश्वास की तरफ ले जाती है, अगर बच्चा फेल हो जाता है तो, कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आंकलन प्रक्रिया पर विचार की आवश्यकता है। मतलब जो एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है, किस चीज से होता है? शैक्षिक उद्देश्यों से। कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता है। तो किस चीज से होता है? ये संकलित आकलन विश्लेषण केंद्रित होता है, आकलन बाधा रहित होता है, संकलित आकलन के उपकरण विश्वसनीय और वैध होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मापन की भूमिका है, मापन की भूमिका ये देखो सारे ही ठीक है। वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, ठीक है। तो माप रहे हो ना, तो एक संख्या ही प्रदान करेंगे मेजरमेंट करके कितना है। मापन के प्रकार की दृष्टि से चर मतलब वेरिएबल्स के प्रकार हैं, तो वो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है। ठीक है, हम सारी चीजों को नहीं करते इसलिए कम समय लगता है। मापन के प्रकार हैं, तो इसमें नामित एवं क्रमिक मापन, आंतरिक एवं आनुपातिक मापन, दोनों ही आ जाएगा। मापन का शिक्षा में महत्व है, क्या महत्व है? शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक है, योग्यता की मात्रा जा। 42 वाला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है? तो वो है अनुपात। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधना विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। ये किसने बोला? ये बोला है रॉस ने। ये मान लो एक रॉस है, ठीक है, बहुत गुस्से में है, बोल रहा है कि यदि मापने के सारे यंत्र तथा साधन विश्वास से समाप्त कर दिए जाते हैं तो ये जो सारी चीजें है ना, मैं सबको बालू की तरह ढा दूंगा। तो ऐसा बंदा कब बोल सकते? जब वो बहुत गुस्से में होगा ना। तो रॉस ने बोला ऐसा। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था कैटल ने। ठीक है, मानसिक मापन, तो आप इसको याद कर लेना, कैटल। ओके, अच्छा देखो, कैटल और आपने टकला वर्ड सुना है? सुना होगा यार, यूपी में बोला जाता है टकला। मानसिक मापन मतलब मेंटली रिलेटेड है। कैटल को अगर इन तीनों शब्दों को थोड़ा घुमा फिरा दोगे तो टकला आराम से बन जाएगा, है कि नहीं? तो मानसिक मापन शब्द का किसने प्रयोग किया था? वो किया था कैटल ने। नेक्स्ट देखते हैं 45 वाला, किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना है। कैसे करना है? मापन के द्वारा करना है। मापन के कार्य हैं, क्या कार्य हैं? निर्देशन करना और परामर्श करना, दोनों ही। मापन पूर्णतः होता है, कैसे होता है? अनिश्चित होता है, हम एकदम श्योर नहीं हो सकते ना कि क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है। मापन का
उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? छात्र का परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में किया जाता है। फिंटली ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? कितने में बांटा है? तो बांटा है वो शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और निर्देशन कार्य, तीनों ही ठीक है इसके। ओके। निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? वो दी थी रॉबर्ट ग्लेसन ने। निकष संदर्भित मापन, क्योंकि रॉबर्ट ग्लेसन। आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो आप निकष मतलब आप निकल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं निकलने पा रहे हो? क्योंकि ग्ले जानते हो ना, ग्लू जो होता है उससे चिपक जाते हैं, है ना। अब हम निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है, ग्ले या ग्लू आ गया है। ऐसे करके भौतिक मापन है। भौतिक मापन क्या होता है? स्थिर होता है। मापन के स्वाभाविक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था रेमंड कैटल ने, राइट। मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रेमंड कैटल ने। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है तो वो है वार्षिक परीक्षा। कक्षा में उन्नति मतलब आप एक क्लास को पार करके दूसरे क्लास में कब जाओगे? जब आप एनुअल एग्जाम में पास कर लोगे तभी जाओगे ना। मापन का मुख्य गुण है, क्या गुण है उसका? कि मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। मापन होता है, क्या होता है मापन? वो होता है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, याद रखना। और इंटेसिव मापन किसने दिया था? वो दिया था रेमंड कैटल ने। इंटेसिव मापन, ये रेमंड कैटल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद करके जाना अच्छे से किसने क्या क्या किया है, ठीक है। इंटेसिव, इंटेसिव देखो, इंटेसिव और रेमंड दोनों में ये न आधा आधा आ रहा है, राइट। ओके। और ये इधर रेमंड वुडवर्थ भी है, लेकिन आपको वुडवर्थ को नहीं दिखना है, रेमंड कैटल। शैक्षिक मापन के कितने प्रकार है? शैक्षिक मापन के 3 प्रकार हैं। इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है, क्या कार्य है? तुलना करना। हम देखते हैं ना किसके कितने मार्क्स आए हैं, इसके 90%, 80%, तो एक तरीके से कंपैरिजन ही हो जाता है। शैक्षिक मापन के चर हैं, क्या चर हैं? मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। ये कथन किसका है? ये बोला है J.C. ननले का। वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को, संख्या देने का नियम को मापन कहते हैं। देखो ननले, ननले जैसे कि कार्ड्स खेलते हैं, राइट। उसमें हम पत्ते खेलते हैं हिंदी में, है ना, पत्ते। उसको एक नौला होता है, 9 नंबर 9 जो होता है। नौला क्या होता है? एक नंबर होता है, करेक्ट। तो J.C. नल ने संख्या देने के नियम को मापन किसने किया था? J.C. ननले ने। ऐसे याद कर सकते हो। विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वो होता है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। ठीक है, 29 का अब हो जाएगा। विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेकिन मैंने जो यूनिट 1 है ना वो पूरी कवर की है। जब मैं पीडीएफ को अरेंज करती हूँ तो थोड़ा सा मुझसे हो जाता है आगे पीछे, बट इट्स ओके, प्लीज मैनेज। तो 30 वाला क्वेश्चन नंबर 3, 30 के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। वो है कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के समान है, किस चीज के समान है? सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। खाना पकाते समय खाने को चबाता है मतलब टेस्टिंग करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इस हम योग्यता क्रम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है, ये विचार किसका है? करलेंगर का। जो मापन है नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। देखो नियम के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। पर इसका आंसर देखो करलेंगर। कभी आपने लंगर खाया है? लंगर किसे बोलते हैं? भंडारे को। तो उसमें क्या करना पड़ता है? आपको एक लाइन में लग के जाना पड़ता है ना, एक रूल रेगुलेशन होते हैं,
फिर आपको अपनी अपनी संख्या के अनुसार नंबर वाइज जाना होगा, तो ऐसे याद रख लेना। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। तो किसने बोला है? करलिंगर। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये विचार है स्टीवेंसन का। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार, ये बात कर रहा है स्वीकृत नियम, ठीक है, के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो स्टीवेंस, देखो स्वीकृत नियम की बात हो रही है, स्वीकृत में और स्टीवेंसन। आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर सकते हो, दोनों स से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें भी स आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है मापन की, राइट। हम माप रहे हैं ना कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं। मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है। मापन द्वारा क्या हो सकता है? भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं हम ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाले देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। हम आकलन करते हैं, आपको इस पर 90% मिले, वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम पे और मेहनत करना, 99 लाना, ओके। मोटिवेशन भी होता है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के लिए आकलन को उजागर करता है? तो क्या करता है वो? बी वाला हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ को भी आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो वो है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ठीक है, तो ये वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर? सीखने का आकलन। जैसे हम स्कूल पिकनिक पे गए, राइट, वहां से आके हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हमारे सीखने का आकलन है कि आपने वहां पे क्या क्या सीखा, फिर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो टीचर डिसाइड करेगी, राइट, मापेगी, आकलन करेगी कि इस बच्चे ने कुछ सीखा वहां जाके या नहीं सीखा। तो विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि क्यों? सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। यही आंसर ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। तो इसका जो आंसर था वो ऊपर चला गया था, वेट, ये वाला, ये सीखने में सुधार का एक तरीका। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है। शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप क्या है? मापन। मापन है, मापन क्या है? पाठ्य वस्तु केंद्रित है। पाठ्य वस्तु केंद्रित है मतलब बुक्स पे डिपेंड है। आपने बुक पढ़ी, इतने मार्क्स आए, हाँ आप इतने इंटेलिजेंट हो, दैट्स इट। 63, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। ये कथन किसका? ये बोला है आपको जी सी हेल्म्स हेल्म्स डेटर का। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि मापन किसी व्यक्ति या वस्तु निहित में किसी विशेषता के मात्रा का अंकित का वर्णन करता है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं। क्या होते हैं? विषय, प्रतीक और नियम तथा मान्यता, सभी। मापन के स्तर, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? वो बतलाए हैं आपके ये एस एस स्टीवेंस ने। एस एस स्टीवेंस, देखो एस एस और स्टीवेंस, स्टीवेंस में 1 आ रहा है ना, तो हम स्तर बताएंगे तो फर्स्ट पे है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, उसमें स्टीवेंस आ रहा है ना, तो इससे याद रखना। मापन के कितने स्तर होते हैं? तो वो होते हैं 4 मापन। देखो आप ऐसे याद रखना, देखो माँ, जब हम मापन में हम माँ लिखते हैं, राइट, माँ ऐसे लिखते हैं, और 4 में हम 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो इसमें आपको 4 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो मापन के कितने स्तर होते हैं? 4 होते हैं, ऐसे याद करके रख लेंगे।
याद ही तो करना है आपको फिलहाल। सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? वो आते हैं मात्रात्मक चर के अंदर। इनमें से किसमें गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती है? तो वो नहीं मिलती है नमित और क्रमित, इनमें। तो किसमें मिलती होगी? आंतरिक व आनुपातिक में मिलती होगी। क्वेश्चन नंबर 69, वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, तो वो होता है आनुपातिक। याद रखना, जब जब हम मैथ करते, गणित करते, तो फ्रैक्शन करते हैं ना, सारी चीजों को अनुपात में करते हैं, तो आनुपातिक। सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है, कौन सा है? नामित। सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है, देखो इस क्वेश्चन को, डिफरेंस को समझो। ये सबसे कम बोल रहा है, सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन। जो कम वाला होगा वो हो जाएगा नामित, और अधिक वाला हो जाएगा वो हो जाएगा आनुपातिक। नामित कम है, उसे कम क्यों मिला? क्योंकि वो नाना करे, ना 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 मुझे मत दो। सबसे कम परिमार्जित स्तर का नामित, और सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का किसको मिलेगा? आनुपातिक। वो कह रहा है आने दो, आने दो, आने दो। आनुपातिक सबसे अधिक, और सबसे कम वाला नामित, नाना मुझे मत दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है जोड़ व घटाव दोनों। थर्मामीटर उदाहरण है। थर्मामीटर किस चीज का उदाहरण है? अंतराल मापने का। उससे भी तो हम मेजर करते हैं। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता, बल्कि उसमें सुधार भी करता है। ये किसने बोला है? ये बोला है बैस्ले ने। ठीक है, तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया, ये उसने क्या बोला है? ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्रमिक है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं करता, बल्कि उसमें सुधार भी करता है। तो आप किसी चीज में कैसे सुधार कर सकते हो? अगर कोई नहीं मान रहा है तो आप उसे बहस कर सकते हो। बहस लेना, चल आजा बहस कर ले, है ना, फिर मैं तेरे को सुधार देता हूँ। ऐसे याद कर लेना। ईबी बेसिल के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। कैसी है? व्यापक प्रक्रिया है। बिना सोचे समझे व्यापक लगा सकते हो। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन है आपका उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, एक व्यवस्थित पद्धति है, सारे ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो वो है 3। मूल्यांकन, आप ऐसे रखना, मूल्यांकन में देखो यहाँ पे ल आ रहा है ना आपका, तो ल 3 के जैसा है ना मूल्यांकन में, और जो 3 होता है वो भी 3 ऐसा होता है। तो जो ल है वो 3 जैसा ही तो दिखता है। मूल्यांकन के कितने सोपान हुए? 3 हो गए। नेक्स्ट, मूल्यांकन का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कथन किसका? ये कथन है एनसीईआरटी का। ठीक है, आपकी ना तो पढ़ाई खत्म कभी खत्म होती है, ना ही कभी मूल्यांकन खत्म होता है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? तो वो नहीं है छात्रों की योग्यताओं का वांछित स्तर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो वो है मानक, वो नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शिक्षण अनुभव। क्या है फिर त्रिकोण का भाग? वो भी देख लीजिए। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव, ये जो है वो क्या है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। लेकिन शिक्षण करके जो हमें क्या एक्सपीरियंस मिला वो नहीं। 94 देख लेते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है, तो व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। दक्षता आधारित मूल्यांकन है किस चीज से? अ और ब दोनों, मतलब सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन निदान का पक्ष प्रशस्त करता है। ये सार्थक ज्ञान के लिए है, सार्थक ज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 118, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है क्या है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? इसका स आंसर ठीक है। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना, है ना, कहाँ प्रॉब्लम है उसका पता लगाना ही इसका क्या है? उद्देश्य है।
सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। व्यापक शब्द के अलावा क्या यूज किया जाता है? सूचना प्रकरण सिद्धांत। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। कौन देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए। बिल्कुल सही है। 122 देखते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, तो क्या है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। आप कितने इंटेलिजेंट, राइट, उस चीज का। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो द ठीक है, संकलित मूल्यांकन। 125 देखते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? बहुआयामी होता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये कथन किसका? ये कथन है गुड्स का। ऐसी प्रक्रिया जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापना, किसी चीज को सही सही ढंग से करोगे, मापोगे, तो वो गुड ही होगी, राइट, तो गुड्स। सतत एवं मापक मूल्यांकन की एक तकनीक है कि निदानात्मक मूल्यांकन। निदान करना, एक कोई टेक्नोलॉजी से हम लोग कोई मशीन बनाते, कोई काम नहीं हो रहा था, वो हो जाएगा, तो वो क्या है? वो निदानात्मक है। 149 देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, क्या होता है? इसका द ठीक है, अध्ययन शिक्षा प्राप्ति को संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। 150 देखते हैं। निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यांकन और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा, ये वाला। इसमें से कौन परिणाम केंद्रित है? कौन है? मूल्यांकन। इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? तो वो कर सकता है मूल्यांकन। संभव कर सकता है, राइट, पर हम एग्जैक्टली भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप होता है, मूल्यांकन का ही होता है। मापन एवं मूल्यांकन में समानता है, तो दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ होते हैं, ठीक है। बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, ये भी ठीक है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात, तो सभी आ जाएगा। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन तो परस्पर संबंधित है। याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, स वाला। इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है? ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, निदान, वर्गीकरण, निर्देशन करना और उपयोग, सभी, तो सभी इसका करेक्ट आंसर है। 138 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, तो वो है आपका परिमाणात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक, तीन। मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो वो भी लिखित, मौखिक और साक्षात्कार, है ना। एग्जाम आपके लिखित भी हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, और इंटरव्यू भी होता है। 140 साक्षात्कार निरीक्षण प्रश्नावली किसके प्रकार हैं? तो वो गुणात्मक मूल्यांकन के प्रकार हैं। आपके जो क्या गुण हैं वो पता चलेंगे उसमें। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, ये कथन किसका है? डॉक्टर पटेल ने बोला है ऐसा। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल है, क्या शामिल है? वो है सभी। शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, तो सभी आ जाएगा। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? तो पुनर्बलन का कार्य करता है, स्ट्रांग बनाने का काम करता है। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ था? तो 1920। ये मैंने आपको इसके लिए ट्रिक भी बताई थी कि 1920 एक हॉरर मूवी है, राइट। और देखो, जब जो छात्र हैं वो ही टीचरों का मूल्यांकन कराएंगे, तो ये किसी हॉरर बात से कम तो है नहीं, है कि नहीं? तो हॉरर हॉरर 1920 याद रखो। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई, महरोत्रा समिति द्वारा। महरोत्रा, छात्रों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन। देखो, इसको कैसे याद करोगे? कुछ स्टूडेंट थे वो रोते रहते थे कि ये टीचर है ना हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे। ठीक है, उन्होंने रो रो के क्या कर लिया, बहुत रोए वो, तो उन्होंने एक समिति बिठा ली, इस चीज के लिए, शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए।
तो महारोत्रा स्टूडेंट ने समिति बनाई थी वो, तो महारोत्रा समिति। तो छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश किसने की थी? महारोत्रा समिति ने। आई होप आपको याद हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है, तो शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण एवं परिभाषीकरण, अधिगम की योजना बनाना। सॉरी, इसके दो ऑप्शन मिसिंग हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो वो प्रारंभ हुआ था आपका 1960 के बाद में। भारत के क्षेत्र में शिक्षा में मूल्यांकन का कार्य, ठीक है, मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1960। यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। एडम्स का। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को, एडम्स मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक इन उद्देश्यों को प्राप्त किया। ये कथन है आमा का, डांडेकर का। क्या बताता है मूल्यांकन कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है? तो आपने क्या किया, बच्चों को इतने डंडे मार मार के उसको उस सीमा तक पहुंचा दिया कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो ये डांडेकर। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन है JW रेस्टन का। क्या बोल रही है? मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है, शिक्षा के कार्य में, और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो कौन कर सकता है? JW रेस्टन। जो बंदा बहुत रेस्ट में है, बहुत फ्री है, वो क्या कर सकता है? वो छोटी छोटी चीजों पर भी, राइट, विशेष रूप से ध्यान दे सकता है। तो मूल्यांकन में, व्यक्तित्व के संबंध परिवर्तनों में, सभी पे विशेष रूप से ध्यान दे सकता है। कौन दे सकता है? JW रेस्टन। मूल्यांकन अनुरूप है, मूल्यांकन अनुरूप है विधि के। विज्ञान में मूल्यांकन क्या है? सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 132, सत्तांतर पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? तो वह संकलनात्मक मूल्यांकन। तो देखो, ये संक्रांत पर किया जाने वाला, तो संकलनात्मक कर देना। इस मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो मूल्यांकन के प्रकार परिमाणात्मक, गुणात्मक दोनों हैं। और क्वेश्चन नंबर 134 है परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार। तो वो है आपके मौखिक, लिखित, ये सभी रिपीट क्वेश्चन है। परिमाणात्मक मूल्यांकन मापते हैं आंकिक चीजों। 108 देखते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। तो मूल्यांकन का अर्थ के मूल्य और मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा, ये नहीं होगा। मूल्यांकन में मापन की उपेक्षा कम समय लगता है, ये भी गलत है। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है, ये भी गलत हो गया। तो डी, कोई भी नहीं। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या है? शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, तो सभी आ जाएगा। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं? ये है मूल्यांकन के। आपका ज्ञान, संवेदना, शारीरिक, ये मूल्यांकन। मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो वो किया जाता है शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाना। ये आप पढ़ोगे ना ऑप्शन, तो आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? तो वो नियमितीकरण, नियमितीकरण। तो 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट सेकंड नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वो है फिंडले। फिंडले, देखो ये बात कर रहे हैं 62nd ईयर बुक ऑफ नेशनल सोसाइटी ऑफ स्टडी, है ना। तो फिंडले जो है, राइट, आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो 62nd ईयर के हो गए, राइट, तो 62nd ईयर के मतलब 62 साल के हो गए, तो उनका जो दिमाग है ना थोड़ा फिर गया है, फिंडले, है ना। तो वो नेशनल सोसाइटी बुक और फॉर द स्टडी एजुकेशन, ये सारी चीजों की बात करते रहते हैं कि ये लो, ये लो, ये लो। तो फिंडले।
मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये कथन है कोठारी आयोग का, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। मूल्यांकन क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है तो छात्रों में एकता का निर्माण करना, ये मूल्यांकन का कार्य नहीं है। शिक्षा का मापदंड करना हो जाएगा, छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना भी हो जाएगा, छात्र की विषयगत कमजोरी को जानना भी हो जाएगा। ओके, 116 देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? निर्णय, आप एक डिसीजन पे पहुंचते हो। 117, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है, छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात किया जाता है। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, इजी है, दोबारा रिपीट हुआ है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। देखो, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को विभाजित कर दिया जाता है 10 में, याद रखना, 10 ही याद रखना इसका। देखो, सतत 7 से ऊपर, ठीक है, 8 से भी ऊपर, 10। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? तो वो दिया है आपका डीबीएस ब्लूम ने। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? तो डीबीएस ब्लूम। तो डीबीएस ब्लूम में देखो त्रिकोण की बात करा, डीबीएस ब्लूम, तो 3 आ रहे हैं ना, तो डी आ गया, बी आ गया और एस आ गया। तो जब हमारा जो ट्राइंगल होता है उसमें कितनी साइड होते हैं? 3 होती है ना, तो डीबीएस हमने ट्राइंगल बनाया, इसको ब्लूम कर दिया, दैट्स इट। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो वो नहीं है शिक्षण का अनुभव। याद रखना, अनुभव नहीं होगा, उद्देश्य, मूल्यांकन और अनुभव ये आ जाएंगे। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्रों की भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। संरचनात्मक मूल्यांकन है, क्या है संरचनात्मक? प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। 104 देखते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र में हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं, ये विचार है RN वर्मा का। 105, कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? तो वो है मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 106 वाला। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। क्या? फ्रेमर्स एवं गेज। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, व्यापक होता है, इजी है। ये है रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? तो क्रमिक, क्रमिक, रो, क्रमिक। क्योंकि जब हम रो बनाते हैं, रो मतलब क्या होता है? एक लाइन बनाई हमने, है ना, तो रो में क्या होता है? आप एक लाइन से तो चाहोगे सीक्वेंस वाइज, तो क्रमिक हो जाएगा। 74, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने किया? वो किया हर्बर्ट ने। संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय, संवेदना की निम्न सीमा, हर्बर्ट बेचारे को बहुत हर्बर्ट हो गया क्योंकि उसकी जो संवेदना थी ना, उसकी फीलिंग की निम्न सीमा का प्रत्यय किया। 75 देख लेते हैं। आनुपातिक मापने की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? तो वो होता है ज्यामितिक औसतांक का। अंतराल मापनी के उदाहरण हैं तो वो हैं वर्ष, महीने, सप्ताह, सभी ठीक है। वैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों रखते हैं, 4 स्तरों पर रखते हैं। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है कहाँ पे? अनुपात स्तर में। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है, कौन सा है? शाब्दिक मापनी। समान इकाई मापनी है, समान इकाई मापनी किसकी है? अंतराल मापनी। मेरे कमरे की लंबाई 6 फुट 3 इंच है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12 फुट 6 इंच से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? तो वो है आनुपातिक, राइट। बहुलांक का प्रयोग मापने के किस स्तर पर संभव नहीं है? तो वो अनुपात है। बहुलांक मापते हो ना, अनुपात में कैसे माप सकते हो? तापमान का मापन उदाहरण है, वो है अनुपात का।
घड़ी का समय उदाहरण है, तो वो मापन है हमारा अंतराल मापनी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो मैं रात के अभी 2 बजने वाले हैं, 1:48 हो रहा है, उस टाइम पे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आप सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना मेरा चैनल। ओके, बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बाय, थैंक यू।